हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए ऑडिटिंग। राइट, हमने अभी तक बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया है और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाकर के उस कोर्स की प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए, जहां पे आपको कंप्लीट रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे पुराने वाले, और उनको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। एंड द वे इन विच आई एम टीचिंग, आई एम टेलिंग यू, इफ यू विल फॉलो दिस, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, देन यू आर गोइंग टू शाइन इन ऑडिट। और आपको पता है कि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, और यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी हम लापरवाही बरतते हैं तो हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट लग सकता है। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे सीरियसली लें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मैं इस तरीके का कंटेंट और ऑडिट के ऊपर कोर्सेज लेकर के आ रहा हूँ, नए कोर्सेज भी आने वाले हैं। सो प्लीज शेयर दिस वर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर डूइंग सीए। राइट, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल दोनों ही हम स्लोली एंड ग्रेजुअली कवर करेंगे फॉर ऑडिटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। मैं देखता हूं कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने, लाइक भी नहीं करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सो इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू पीपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिनमें से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना स्टडी मटेरियल लेना है। अभी हम थोड़े दिनों में आपके लिए बुक भी लेकर के आने वाले हैं, ऑडिट की रिवीजन बुक, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स प्रॉपरली कवर्ड होंगे इन अ प्रॉपर मैनर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। राइट, बट अभी के लिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टडी मटेरियल को फॉलो करें, और जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं मोस्टली दे आर फ्रॉम स्टडी मटेरियल ओनली। सो इट इज नॉट अ वरी कि आप कैसे पढ़ेंगे। राइट, आपको लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करना है और स्टडी मटेरियल को अच्छे से फॉलो करना है। यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट। राइट, चलिए। तो इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्मॉल स्टैंडर्ड्स, जिसमें 450, 501, 505 और 5010 रहने वाले हैं। राइट, तो लेक्चर को पूरा देखना है, आपको अच्छे से देखना है, और रिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा करके भी देख सकते हैं। राइट, चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड नंबर 450 से ऐसे 450, जो कि बात करता है इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एन ऑडिट। अभी हमने स्टैंडर्ड ऑलरेडी पढ़े हैं, 315 हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। राइट, और इस रिस्क असेसमेंट के दौरान हमें कुछ ना कुछ रिस्क वहां पे मिलते हैं। राइट, और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं इनके बेसिस पे मिस स्टेटमेंट्स को, और यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में हम इनका इवैल्यूएशन करेंगे, जो मिस स्टेटमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर ऑडिट। ओके, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर is to evaluate the effect of identified misstatements on audit, the effect of uncorrected misstatements on the financial statements। अब यहाँ पे हम आगे बढ़े उससे पहले हम एक थर्ड पॉइंट को यहाँ पे मैं कवर करूंगा सबसे पहले, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, जो हमने आइडेंटिफाई किए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, दे आर कॉल्ड एज आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स। ये फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये जजमेंट के बेसिस पे कुछ मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर और द मैनेजमेंट। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, यानी हमने कुछ प्रोजेक्शन किया, उसमें कुछ एरर आ गया या चेंज हमने करना पड़ा, उसकी वजह से मिसस्टेटमेंट हो गया। ये आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स में से कुछ को हम करेक्ट कर देता है, मैनेजमेंट को हम बताते हैं जब वो उसे करेक्ट कर देता है, अगर ऑडिटर बताता है तो आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड बाय द मैनेजमेंट। और कुछ अनकरेक्टेड रह जाते हैं, मतलब दे हैव बीन आइडेंटिफाइड टोल्ड टू द मैनेजमेंट बट नॉट करेक्टेड बाय द मैनेजमेंट। राइट, तो ये कैटेगराइजेशन है मिस स्टेटमेंट की। अब बेसिकली हमें ये समझना है कि मिस स्टेटमेंट होता क्या है। हम ऑलरेडी ये डिस्कस करके आ चुके हैं ऐसे 200 के अंदर कि मिस स्टेटमेंट होता क्या है। तो समझ लीजिए, सिंपल सा है कि व्हाट इज, क्या है। ठीक है, यानी व्हाट इज रिपोर्टेड एंड व्हाट शुड बी मतलब रिक्वायर्ड क्या है, जो रिपोर्टेड है और जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड एज पर AFRF है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, और जो रिपोर्टेड एक्चुअल में रिपोर्टेड है और रिक्वायर्ड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इन ABCD यानी अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर्स, इसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड है एज पर AFRF और जो हमने रिपोर्ट किया है एक्चुअल में, इन दोनों के बीच में अगर अंतर है, दिस डिफरेंस इज ओनली कॉल्ड एज मिस स्टेटमेंट। ओके, मिस स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन ABCD, बिटवीन व्हाट इज रिपोर्टेड
द डिफरेंस इन ABCD बिटवीन व्हाट इज यानी क्या है दैट इज रिपोर्टेड एंड व्हाट शुड बी व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट. इट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर. ओके, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है मिसस्टेटमेंट की. और इसके अंदर हम जो मिसस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे. यहां पे इस स्टैंडर्ड के लिए आपके लिए जो कीवर्ड रहने वाला है जो आपको हमेशा आपके आंसर्स में कोट करना है दैट इज ऑडिटर भैया एक्यूमुलेट 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 मिसस्टेटमेंट को एक्यूमुलेट करेगा ऑडिटर. राइट, चलिए अब यहाँ पे स्टैंडर्ड में ज्यादा कुछ है नहीं, केवल एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और उसके साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हम करते जाएंगे. दैट व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड द ऑडिट प्रोसीजर ही विल फॉलो रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स ही हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट. ऑडिट के दौरान जो ऑडिटर को मिसस्टेटमेंट मिले उसका उसकी इवैल्यूएशन करने के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर भैया लगाएंगे और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है. आइए देखते हैं वन बाय वन. पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. फर्स्ट पॉइंट इज एक्यूमुलेट. मैंने आपको कहा था सारे मिसस्टेटमेंट जो भी आइडेंटिफाई किए हैं उनको एक्यूमुलेट कर लो. ओके, अदर देन दोज दैट आर क्लियरली ट्रिवियल. कुछ मिसस्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो ट्रिवियल होते हैं. नाउ व्हाट आर ट्रिवियल मिसस्टेटमेंट? कुछ मिसस्टेटमेंट जो बहुत ही छोटे हैं और इररेलेवेंट हैं, दे कैन बी इग्नोर्ड. ओके, तो जो इग्नोर करने लायक हैं, बहुत ही छोटे हैं, नॉमिनल हैं, उनको इग्नोर कर दो. लेकिन बाकी सबको जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उनको हमें यहां पे एक्यूमुलेट करना है. क्या करना है? एक्यूमुलेट करना है. ओके, ऑडिटर शैल डिटरमाइन दैट whether overall audit strategy और plan needs to be revised. जब हमने इनको मिसस्टेटमेंट को अक्यूमुलेट किया फिर हम देखेंगे क्या हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी को हमें रिवाइज करना है या जिस स्ट्रैटेजी के साथ हम चले थे वही हम फॉलो करेंगे. इफ द आइडेंटिफाइड एंड एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल, तो हमें हो सकता है कि रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाए. राइट, हम सोच के कुछ निकले थे, हो कुछ गया. जब हमने आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है द ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट एंड रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट. हमें पता लगा मिसस्टेटमेंट है, हम उसे कम्युनिकेट करेंगे. हम क्या करेंगे? CMC, कम्युनिकेट एंड रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट टू करेक्ट. ओके, सी से कम्युनिकेट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे किसको? मैनेजमेंट को, और करेक्ट करने के लिए उन्हें बोलेंगे. If management refuses to correct some or all the misstatement that are communicated by the auditor, the auditor shall obtain an understanding of management reasons for not correcting, for making correction, for not making corrections, and ensure that whether financial statements as a whole आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो हम मैनेजमेंट से ये जानने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड ऑडिट एविडेंस भी हम कलेक्ट करेंगे कि मैनेजमेंट भैया क्यों आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहे. फॉर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑडिटर मस्ट चेक मटेरियलिटी की क्या वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल है. ओके, ऑडिटर उनका इंपैक्ट प्रायर पीरियड पे देखेगा ऑन रेलेवेंट ABCD, और इसके बाद ऑडिटर फिर से मैनेजमेंट को बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा और रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि उनको करेक्ट कर दिया जाए. नहीं करेगा तो उसके रीजंस को ऑडिटर फिर से देखेगा और देखेगा कि उनका इंपैक्ट कहीं मटेरियल तो नहीं है, और अगर मटेरियल नहीं है तो क्या अब इन मिसस्टेटमेंट्स के बाद भी, राइट, और करेक्शन ना होने के बाद भी क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है. उसके बाद ऑडिटर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक और प्रोसीजर है कि वो TCWG, दोज हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस, को बताएगा द इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट. रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट कि भैया मैनेजमेंट नहीं करेक्ट कर रहा, जरा इनको बोलो कि इसे करेक्ट करें. अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड्स अगर है तो वो भी यहां पे बताएगा. उनसे रिलेटेड जो भी बातचीत है वो मैनेजमेंट से पहले करेगा, उसके बाद TCWG से यहां पे करेगा. उसके बाद ऑडिटर शाल ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट. जो भी अनकरेक्टेड है मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा. वेदर दे बिलीव द इफेक्ट्स ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इज इमटेरियल, अगर ऐसा कुछ है तो उसके रीजंस वहां पे देंगे. एंड रीजंस फॉर नॉट मेकिंग द करेक्शंस, उसकी प्रॉपर क्लैरिटी वो रिटन रिप्रेजेंटेशंस में मैनेजमेंट से लेगा ऑडिटर. ठीक है, SA 580 में रिटन रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे. राइट, तो आपको इस तरीके से कोरिलेट करते हुए चलना है. राइट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द ऑडिट.
कि थ्रेशोल्ड अमाउंट बिलो विच मिसस्टेटमेंट्स आर कंसिडर्ड ट्रिवियल, कि हमने इसके नीचे वाले मिसस्टेटमेंट को ट्रिवियल माना है, मतलब मामूली माना है, उनको हमने कंसिडर नहीं किया है, इग्नोर कर दिया है ओवरऑल, और उसके ऊपर वालों को हमने एक्यूमुलेट किया है। रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ऑल एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट्स, तो जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं रिलेटिंग टू एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट्स वो यहाँ पे ऑडिटर भैया रखेंगे। ऑडिटर्स कंक्लूजन इन रिलेशन टू अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स एंड देयर बेसिस, ठीक है, कि किस बेसिस पे वो अनकरेक्टेड रखे गए हैं और वो किस तरीके से ऑडिटर ने वहां पे कलेक्ट किए हैं और उनको एक्यूमुलेट किया है। बेस्ड ऑन द इंपैक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, तो एज पर ऐसे 705, ठीक है, अगर वो मटेरियल है, परवेजिव है, ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है, नहीं मिला है, तो ऑडिट ओपिनियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 700 सीरीज में, तो वहां पे अप्रोप्रिएटली रिपोर्टिंग वहां पे कर दी जाएगी एज पर ऐसे 705, यानी ओपिनियन को मॉडिफाई करना है किस तरीके से या फिर क्लीन ओपिनियन देनी है, वो ऑडिटर विल डिसाइड एज पर हिज प्रोफेशनल जजमेंट। तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा छोटा सा ऐसे 450 दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एन ऑडिट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे स्टैंडर्ड पर दैट रिलेट्स टू SA 501, SA 501 which relates to audit evidence and specific consideration for selected items. Some selected items are there और उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन यहाँ पे होने वाली है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन और डिबेट, अब यहाँ पे डिबेट नहीं डिस्कशन हम करेंगे रिलेटिंग टू दिस स्टैंडर्ड, उसको पढ़ेंगे, राइट। तो ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, ऐसे 501 कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग existence and condition of the inventory, completeness of litigation claims involving the entity, and presentation and disclosure of segment information as per applicable financial reporting framework. ये जो स्टैंडर्ड है ये ऑडिटर को कहता है कि आप SAEE ऑब्टेन करिए रिगार्डिंग दीज 3 सेलेक्टेड आइटम्स। व्हाट आर दीज 3 सेलेक्टेड आइटम्स? पहला है इन्वेंट्री, उसकी हमें एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करनी है। दूसरा है लिटिगेशन एंड क्लेम्स, उसकी हमें कंप्लीटनेस चेक करनी है। और तीसरा है सेगमेंट इंफॉर्मेशन, इसकी हमें प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर चेक करनी है एज पर AFRF। तो आपको कंप्लीट ये याद रखना है, आपकी बुक में भी, इवन आपके स्टडी मैट में भी, ठीक है, केवल हेडिंग्स दी हुई हैं, केवल इन्वेंट्री दिया हुआ है जैसे लिटिगेशन एंड क्लेम्स और फिर सेगमेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो इन चीजों की बात करता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का सा डीप में जाके पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ट होती है, राइट। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, इन्वेंट्री के बारे में। तो ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल। तो जब भी इन्वेंट्री मटेरियल है, ऑब्वियसली हर केस में इन्वेंट्री मटेरियल होती है, हम सबको पता है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री जो है उसका कितना ज्यादा इंपैक्ट हमारे, उसकी वैल्यूएशन का कितना ज्यादा इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट नंबर्स के ऊपर आ सकता है। तो इसलिए इन्वेंट्री बिकम्स वेरी वेरी मटेरियल फॉर एवरी बिजनेस, ओके, फॉर एवरी एंटिटी। ओके, नाउ अगर इन्वेंट्री की हमें यहाँ पे चेकिंग करनी है तो हमें देखना होगा कि क्या इन्वेंट्री जो क्लाइंट की है, क्या वो क्लाइंट के पास ही रखी है, इन्वेंट्री ऑफ द क्लाइंट विद द क्लाइंट, या फिर इन्वेंट्री जो है वो किसी थर्ड पार्टी के पास रखी है। इन दोनों ही केसेस में ऑडिटर भैया अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। तो अगर ऑडिट कर रहे हैं हम उस केस में जहां पे इन्वेंट्री ऑफ द क्लाइंट इज विद द क्लाइंट, उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट बीइंग कंडक्टेड बाय द क्लाइंट एट द ईयर एंड डेट। ठीक है, अब यहां पे इसको लिखा हुआ है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी बुक में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। हमने ईयर एंड डेट इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके कि इन्वेंट्री कैलकुलेशन फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो जनरली ईयर एंड पे होता है। ठीक है, उस दिन जाकर के ऑडिटर अटेंड करेगा फिजिकल काउंट को, और वहां पे क्या करेगा, वहां पे वो इवेल्युएट करेगा मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर, जो मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है उसको इवेल्युएट करेगा रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑब्जर्व करेगा काउंट प्रोसीजर को, उसको ऑब्जर्व करेगा अच्छे से। अब देखिए, अब यहां पे आप देख सकते हैं इवेल्युएट, ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट, व्हाट आर दीज। SA 500 के अंदर हमने डिफरेंट प्रोसीजर्स पढ़े थे, क्या ये आपको प्रोसीजर्स नहीं दिख रहे? ठीक है, ये वही कलर्स हैं, कलर्स,
दैट द ऑडिटर इज यूजिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ओके, वो इवेल्युएट करेगा मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को, प्रोसीजर्स को, ऑब्जर्व करेगा काउंट प्रोसीजर्स को, इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंट्री को सैंपल बेसिस पे, रीपरफॉर्म करेगा टेस्ट काउंट्स, ओके, और रिकंसाइल करेगा विद द एक्चुअल इन्वेंट्री रिजल्ट्स। ठीक है, जो उसने फिजिकल वेरिफिकेशन हुए और वाकई में जो रिकॉर्डेड है बुक्स के अंदर उसको वो मिलाएगा, रिकंसाइल करेगा। इफ द फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट बाय मैनेजमेंट इज कंडक्टेड एट अदर डेट देन द ईयर एंड डेट, ठीक है, अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर किया है, ईयर एंड पे नहीं किया, किसी अगले दिन दूसरे दिन किया है, इन एडिशन टू दी अबव प्रोसीजर, ये तो ऑडिटर को करना ही है। ऑडिटर क्या करेगा, चेक द चेंजेस इन इन्वेंट्री फ्रॉम द ईयर एंड डेट या फिर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द डेट ऑफ एक्चुअल काउंट एंड इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस एंड इंश्योर दैट द सेम आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट है वो थी 31 मार्च 2025, ओके, और उस दिन हमने इन्वेंट्री काउंट नहीं किया, हमने किया 5 अप्रैल 2025 को इन्वेंट्री काउंट करवाया मैनेजमेंट ने, ऑडिटर वहां पे मौजूद था, ऑडिटर ने ये सब चीजें करी, और 31 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में जो इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस थी इनके इंपैक्ट को भी ऑडिटर यहां पे स्टडी करेगा, राइट, और देखेगा कि क्या वो प्रॉपरली वहां पे रिकॉर्ड हुए हैं, ताकि हम जो बुक्स के अंदर हमारा बैलेंस आ रहा है उसको हम एक्चुअली रिकंसाइल कर सकें विद द फिजिकल काउंट। ठीक है, तो ये ऑडिटर को इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट यहां पे लेकर के चलना है इन केस द फिजिकल काउंट इज कैरीड ऑन अ डिफरेंट डेट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेट। ओके, relevant matters for the consideration for this are whether perpetual inventory records are properly adjusted। ठीक है, जो हमारी कंटिन्यूइंग इन्वेंट्री है उसका रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन हुआ है, एडजस्ट हुआ है। रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स की, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड हैं, वो रिलायबल हैं। रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल काउंट एंड परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, अगर रिकॉर्ड और इसके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, अब ये सिग्निफिकेंट कैसे डिसाइड होगा, एज पर दी जजमेंट, ओके, तो उसके रीजंस क्या है वो वहां पे ऑडिटर देखेगा। कई बार ऑडिटर इज अनएबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ऑडिटर भैया यहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जो है ही इज नॉट एबल टू यू नो अटेंड, तो उस केस में क्या होगा, due to unforeseen circumstances the auditor shall make or observe some physical counts on an alternative date and perform audit procedures on intervening transaction। तो वो किसी ऑल्टरनेटिव डेट के ऊपर फिजिकल काउंट करेगा, ऑल्टरनेटिव डेट पे फिजिकल काउंट करने के बाद वो इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस को वहां पे उनके इंपैक्ट को चेक करेगा और अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगा। अगर इफ अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल, कि कहीं और है फिजिकल स्टॉक हमारा, ठीक है, दूर है या प्रैक्टिकेबल नहीं है वहां पे जाना ऑडिटर के लिए, ड्यू टू सम अनफोर्सीन सिचुएशन, लॉकडाउन लग गया, कुछ भी हो गया, द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग वीडियो कॉल या कैमरा के ऊपर भी इन्वेंट्री काउंट को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज कर सकता है, कुछ और टेक्निक्स को फॉलो कर सकता है, कोई टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज करके वहां पे इन्वेंट्री काउंट करवाया जा सकता है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SA 705। वो ये बोल सकता है कि मैं आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और इसलिए फिर मैं डिस्क्लेमर देता हूं। ठीक है, तो वो मॉडिफाई कर सकता है अपनी ओपिनियन को, इफ ही इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड इफ ही बिलीव्स दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट देयर अपीयर्स इन द इन्वेंट्री, ओके, इट इज मटेरियल एंड परवेसिव। ठीक है, तो वो ऐसे 705 के हिसाब से रिपोर्टिंग है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो इट इज नॉट रेलेवेंट कि हम उसे बार बार डिस्कस करें। तो बहुत सारे ऐसे में आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे ऐसे 705 दिखेगा। ठीक है, अब इन्वेंट्री ऑफ द क्लाइंट विच इज लाइंग विद द थर्ड पार्टी के पास रखी है, तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ दैट इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे,
रिक्वेस्ट करेगा कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बिटवीन द क्लाइंट एंड द थर्ड पार्टी, जैसे वेयर हाउस रिसिप्ट वगैरह हो गई, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको वहां पे वेरीफाई करेगा। रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन व्हेन इन्वेंट्री हैज बीन प्लेज्ड एज कोलेटरल, तो यहाँ पे ऑडिटर जो है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकता है 505 के अंदर, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, राइट। अटेंडिंग और अरेंजिंग फॉर अनदर ऑडिटर टू अटेंड थर्ड पार्टी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, तो अगर थर्ड पार्टी के पास पड़ी और वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो ऑडिटर किसी और अपनी जगह किसी प्रॉक्सी को भेज सकता है या थर्ड पार्टी के ऑडिटर को बोल सकता है कि अपनी रिपोर्ट शेयर करो। ऑब्टेनिंग रिपोर्ट ऑफ द अनदर ऑडिटर और सर्विस ऑडिटर ऑन एडिक्वेसी ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड इट्स एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, तो ये सारे ऑडिट प्रोसीजर जो हैं, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, वो वहां पे ऑडिटर लगाएगा जब इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी है। चलिए, यहाँ पे हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए, राइट। तो ये इस तरीके से आपका इन्वेंट्री वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे कंप्लीटनेस ऑफ क्लेम्स चेक करनी है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स। कंप्लीटनेस चेक करने हैं, कंप्लीटनेस का मतलब है चेक ऑल, यानी 100% जो है हमारे लिटिगेशन और क्लेम्स प्रॉपरली रिकॉर्डेड होने चाहिए और उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ऑडिटर शाल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच में गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग, यहाँ पे वो क्या करेगा, प्रोसेस क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर क्या करेगा, क्या क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए करेगा। इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट करेगा, इन हाउस लीगल काउंसिल अगर है, अगर कंपनी के अंदर ही एक लीगल डिपार्टमेंट है, उनकी इंक्वायरी करेगा। मीटिंग अगर हुई है टीसीडब्ल्यूजी की, एक्सटर्नल लीगल एक्सपर्ट्स की, इंटरनल लीगल काउंसिल की, जो भी मीटिंग्स हुई हैं उनके जो मिनट्स हैं उनको यहाँ पे रिव्यू करेगा। रिव्यू करेगा जो लीगल एक्सपेंसेस का हमारा अकाउंट है उसके अंदर कहीं कुछ ऐसे पेमेंट्स तो उसको नहीं दिखाई दे रहे जिससे उसको ये शक हो कि कुछ बड़ा लीगल केस कंपनी के ऊपर चल रहा है, एंटिटी के ऊपर चल रहा है, जो कि मटेरियल हो सकता है, जिसकी वजह से रिस्क वहां पे हो सकता है। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज एनवायरमेंट एंड एलआरआर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिटर को समझ में आना चाहिए कि उसके ऊपर किस तरीके के लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे एलआरआर का मतलब लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स किस तरीके की वहां पे उस एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द लीगल लायबिलिटीज एंड क्लेम्स। ओके, in case material litigation and claims exist, the auditor shall seek direct communication with the entity's external legal counsel and perform additional procedure। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ मेजर खर्चा हो रहा है तो वो देख सकता है कि किसको ये जो है खर्चे का पेमेंट किया है, कौन एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उस एंटिटी के लिए, और वहां पे वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। पर इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए बीच में होना चाहिए कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है। वो ऐसे ही जाकर के उस लीगल काउंसिल से जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और वो वहां पे देगा लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। ही कैन आस्क द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑडिटर। सच कम्युनिकेशन शुड बी सेंट वाया एंटिटी लेटर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट के द्वारा ही लेटर जाएगा लीगल काउंसिल को कि हमारे ऑडिटर साहब आपसे बात करना चाहते हैं इस मैटर पे जो हमारी एंटिटी को लेकर के चल रहा है कोर्ट में, राइट। Auditor may ask for list of litigations and claims, do meetings with the external legal counsel, determine significant risk involved in the matter, check whether the matter is complex or not, check valuation relating to the matter, कि ये सारी चीजें कि completely properly record हुआ है, क्या क्या हो सकता है, entity को क्या क्या और रिस्क हो सकते हैं, सब इवेल्युएट करेगा। अगर मैनेजमेंट यहाँ पे रिफ्यूज कर देता है कि नहीं नहीं, हम आपको अपने वकील से बात नहीं करवाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो है कुछ लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऐसा अलाउ नहीं करती मैनेजमेंट को कई बार। सो इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड ऑडिटर विद रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग और रिफ्यूजेस टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, auditor may perform additional procedures, and if he is not able to obtain SAEE, then auditor shall modify his opinion under SA 705। तो वहां पे एडिशनल प्रोसीजर की और किस तरीके से वो स्क्रूटनाइज कर सकता है उस मैटर को, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, ठीक है, ऐसे 580 के अंदर, ठीक है। अगर उसको लगता है तो वो मैनेजमेंट से क्लैरिफिकेशन ले सकता है, टीसीडब्ल्यूजी को इन्वॉल्व कर सकता है। ऑल दीज थिंग्स द ऑडिटर इज गोइंग टू डू, और फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता
देन ही विल मॉडिफाई हिज ओपिनियन अंडर SA 705। चलिए, तो ये हो गया रिलेटिंग टू कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, राइट। तो लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। लेटर ऑफ इंक्वायरी भेज सकता है इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट टू आस्क द एक्सटर्नल काउंसिल टू डायरेक्टली गेट इन टच विद द ऑडिटर। लेकिन ये सब अगर मैनेजमेंट मना करता है तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके, और अगर तब भी ऑडिटर सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वहां पे ऑब्टेन नहीं कर पाता तो ही विल मॉडिफाई हिज ओपिनियन अंडर SA 705। चलिए, लास्ट इस एसे के अंदर जो हमारा सिलेक्टेड आइटम है, स्पेसिफिक आइटम है, राइट। स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम जो है, सिलेक्टेड आइटम जो है वो है सेगमेंट इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो सबसे पहले ऑडिटर को समझ में आना चाहिए कि AFRF के हिसाब से कौन सी जो इंफॉर्मेशन है सेगमेंट की वो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए वहां पे है। सो सेगमेंट इंफॉर्मेशन रेफर्स टू इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर कंपनी डील करती है प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज में, ऑफ एन एंटरप्राइज एंड इट्स ऑपरेशंस इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। तो देयर कैन बी ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, देयर कैन बी प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट्स, ओके। सो इन दोनों के ऊपर ही सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है, और आपका यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड भी जो स्टैंडर्ड है सेगमेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है जब आप इस स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे इंटर रिलेट कर सकते हैं अपनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को और स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग जो आपके होते हैं, ठीक है, AS जो होते हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट, स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो हमारे हैं, ठीक है, और आपके IND-AS भी हैं, वो उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं रिलेटिंग टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन, राइट। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेगमेंट इंफॉर्मेशन एज पर AFRF। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे आप अकाउंट्स का आंसर यहाँ पे मत घुसेड़िए ऑडिट के अंदर। मैंने देखा है बच्चे अकाउंट्स की चीजें लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि ये सब करेगा, ये जनरल आंसर नहीं होते। ऑडिट का क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली ऐसे 501 से रिलेटेड पूछा जाएगा तो वहां पे आपको जो है इंडेस और AS की भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये जो चीजें दी हुई है ना, यही आपको लिख के आनी है, ठीक है। बच्चों को मैंने देखा है कि अक्सर अकाउंटिंग वो ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, तो AS जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनका वो उनको याद रहता है चीजें, तो वो उनकी चेकिंग उठा करके लिखना चालू कर देते हैं कि उसमें ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, इस तरीके से, जो कि आंसर बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाता है, वहां पे गलत हो जाता है, सजेस्टेड से बिल्कुल मैच नहीं करता, और फिर एग्जामिनर आपको वहां पे आपको 0 दे देता है और इंस्टीट्यूट मार लगाता है, फेल कर देता है आपको, ठीक है। फिर बच्चा कहता है सर मैं फेल हो गया। तो आपको समझना है, दिमाग में रखना है कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो आपके ब्रेन में एक मैपिंग हो जाएगी, कनेक्शन ड्रॉ कर पाएंगे आप कि ये टॉपिक हमने वहां पे अकाउंट्स में भी पढ़ा था। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन SAEE रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एज पर AFRF। Okay, he should understand and make inquiries of the management about methods used by management in determining segment information, की segment information को determine कैसे किया जाता है, क्या वहां पे स्टैंडर्ड का प्रॉपरली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनका प्रॉपर वहां पे जो है एप्लीकेशन हो रहा है, टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड, चेक वेदर मेथड इज एज पर AFRF, ठीक है, जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो उस पर लागू हो रहा है, ठीक है। अगर इंडिया है तो वहां पे इंडियन गैप लग रहा है, ठीक है, और अगर जिस भी तरीके की एंटिटी है उस पर कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, राइट, वो वहां पे आपको देखना पड़ेगा। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर भी यहाँ पे लगा सकता है, जैसे सेल्स उस सेगमेंट से कितनी है, इंटर सेगमेंट अमाउंट्स को प्रॉपरली कैंसिल किया है, कंपैरिजन ऑफ बजट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हैं, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ऑडिटर लगा सकता है, राइट। रेशियो एनालिसिस वगैरह हो गया, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह, सेगमेंट के बीच में कंपैरिजन, कंपैरेटिव्स वो वहां पे ड्रॉ कर सकता है, कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड्स एंड एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू these inconsistencies. So these are some analytical procedure that the auditor will perform and auditor has to gain an understanding. So these were three important selected items for which audit evidence require specific consideration, right। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चल रहे हैं ऐसे 505 की तरफ, दैट रिलेट्स टू एक्सटर्नल कंफर्मेशन। देखिए, जब हम ऑडिट एविडेंस पढ़ रहे थे तब हमने वहां पे एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था, दैट इज, और एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, दैट वाज रिलेटिंग टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, की जो भी हम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं उसकी रिलायबिलिटी जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उसमें हमने पढ़ा था कि वो फैक्टर्स होते हैं कोविड, ठीक है। उसमें ऐसी जो इन ऑडिट एविडेंस है जो हमने डायरेक्टली ऑब्टेन की है, जो रिटन फॉर्म के अंदर है,
ठीक है, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आती है। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं कि ऑडिटर जो है वो ऑडिट के दौरान कुछ एक्सटर्नल कंफर्मेशंस एक्सटर्नल पार्टी से डायरेक्ट बातचीत करेगा। उससे रिलेटेड हमारा क्या इसमें डिस्कशन रहने वाला है, समझते हैं। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है, एक बार मोटा मोटी पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको इस स्टैंडर्ड के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कवर करता हुआ चलूंगा। क्विक रिवीजन करेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है वो सारी चीजें समझेंगे। राइट, तो एक ऑडिटर जो है वो एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजता है थर्ड पार्टी को, और जो थर्ड पार्टी है वो उसके रिस्पॉन्स में एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजती है, दैट इज अ रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर। और इसी एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात इस स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे 505 के अंदर की गई है। अब बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे 500 के अंदर ऑडिट एविडेंस लेज डाउन दैट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स एंड नेचर। ठीक है, यहाँ पे कोविड हमने डिस्कस किया था, तो ऑब्टेनिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स है, जो आउटसाइड एंटिटी है, तो वो ज्यादा रिलायबल होगी। डायरेक्टली फ्रॉम बाय द ऑडिटर अगर ऑब्टेन हुई है तो ज्यादा रिलायबल होगी। ओके, एग्जिस्ट इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है तो ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस होगी। और भी कुछ पॉइंटर्स थे, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप SA 500 वाला जो वीडियो है वो वहां जाकर के पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस आर स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर अंडर ऐसे 500। ठीक है, ऐसे 500 के अंदर भी हम देखते हैं कि हम डायरेक्टली जाकर के थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते हैं। सो इट इज अ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर अंडर ऐसे 500। ओके, 505 प्रोवाइड्स डिटेल्ड गाइडेंस ऑन डिजाइनिंग, कि हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, परफॉर्म करेंगे और इवेल्युएट करेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसेस को। ठीक है, तो पूरी गाइडेंस किसमें दी हुई है, ऐसे 505 में, और एक प्रोसेस कहां डिफाइन किया हुआ है, ऐसे 500 में। समझ में आता है? ठीक है, राइट। These procedures are applied as part of response to the assessed risk अंडर ऐसे 330। तो हमने ऐसे 330 के अंदर जो रिस्क को रिस्पॉन्स करते हैं, राइट, तो ये प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे टू रिस्पॉन्ड टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो हमने आइडेंटिफाई किया था, असेसमेंट रिस्क असेसमेंट किया था 315 में। और ठीक है, रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क वो हम देते हैं 330 के अंदर। उसी के तहत हम 505 के अंदर ये प्रोसीजर्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, चलिए, थस ऐसे 505 इट ऑपरेशनलाइजेज ऐसे 500 एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे 330। ओके, तो ये कुछ बैकग्राउंड था जो हमने समझ लिया कि क्यों ये स्टैंडर्ड यहाँ पे काम करता है, किस तरीके से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर when using external confirmation procedure is to design and perform such procedures to obtain relevant and reliable audit evidence. Okay, चलिए, what is external confirmation? External confirmation, okay, obtained audit evidence obtained as direct written response by the auditor from third party. It can be in any form, it can be in a e-form, पेपर और एनी अदर मीडियम। तो ये मैंने आपसे ऑलरेडी जब स्टैंडर्ड शुरू किया था तभी हमने डिस्कस कर लिया था। तो जैसे ये किसके केस में, किस सिचुएशन के केस में हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, लोन्स के केस में, लीगल क्लेम्स, क्रेडिटर्स, अकाउंट पेबल, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ हम चीजों के बारे में एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ले सकते हैं, बैंक बैलेंस की एक्सटर्नल कंफर्मेशन आती है, स्टॉक विद थर्ड पार्टी अभी हमने पढ़ा था, उस केस में हम वहां के ऑडिटर की रिपोर्ट को रिलाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें समझना जरूरी है। फर्स्ट है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर इंडिकेटिंग वेदर द कंफर्मिंग पार्टी अग्रीज और डिसअग्रीज। ठीक है, तो वहां पे पूछा जाएगा डू यू अग्री, तो वो बोलेगा अग्री, डू यू डिसअग्री, वो बोलेगा डिसअग्री। तो यहाँ पे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, राइट, जो पूछा गया है उसका पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा बाय द थर्ड पार्टी। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? अ रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसअग्रीज। मतलब आपने पूछा आपका ये बैलेंस है 50 रुपीज, आपका अकाउंट बैलेंस है, लेट सपोज, ठीक है, दूसरी पार्टी का 55 है, तो अगर 55 होगा तभी वो बोलेगी पार्टी की नहीं मेरा 50 नहीं है, मेरा 55। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में अगर दूसरी पार्टी का बैलेंस 50 ही है तो वो बोलेगी नहीं वहां पे, राइट, इट इज अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव के अंदर होगा तो भी बोलेगी, नहीं होगा तो भी बोलेगी। ओके, तो ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर, राइट। पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन, इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। लास्ट में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, 2 बार इसके ऊपर मैंने यहाँ पे नीचे आपको
पॉइंटर्स दिए हैं, अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। इंस्टीट्यूट ने लिखा भी है अपने सजेस्टेड के अंदर कि बच्चा यहाँ पे बहुत बार गलती करता है, राइट। नॉन रिस्पॉन्स, अ फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न्ड अनडिलीवर्ड। हमने रिक्वेस्ट भेजी और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो नॉन रिस्पॉन्स है, या फिर वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पार्टी को पहुंची ही नहीं तो वो एक जो है वहां पे नॉन रिस्पॉन्स है। एक्सेप्शन, अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड और कंटेन्ड इन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कंफर्म करने के लिए बोला था कि वहां पे 5 लाख का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पार्टी बोल रही है कि नहीं हमारा तो 4.5 लाख रुपए का ही बैलेंस है। तो दिस इज some exception is there, difference is there, so exception is the difference, okay। समझ में आता है? तो ये 3-4 वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए जब हम ये स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो, राइट। Now, what are the external confirmation procedures that are adopted by the auditor? So first he will determine the information to be confirmed or requested कि कौन सी information मेरे को थर्ड पार्टी से confirm करनी है, ठीक है, कौन सा बैलेंस करना है। तो बेसिकली ABCD में से क्या हमारे को कंफर्म करना है वो ये ऑडिटर देखेगा और उसमें से भी ये कुछ आइटम्स हैं जिनको कंफर्म किया जा सकता है, राइट। हमें पता लग गया कि हमारे को, मान लीजिए कि हमारे को जो स्टॉक विद थर्ड पार्टी पता है, पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उसको हमारे को चेक करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सेलेक्टिंग दी पार्टी, कौन सी पार्टी के पास है, मान लीजिए 5 पार्टी के पास रखा है और मैं कंफर्मेशन मान लीजिए 2 से ही लेना चाहता हूँ, या मान लीजिए 50 पार्टीज के पास रखा है, मैं 25 से कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ। सो वॉट एवर इज द ऑडिटर्स जजमेंट, ही विल सेलेक्ट दी पार्टी। देन ही विल डिजाइन दी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वो पॉजिटिव हो सकती है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो सकती है, वॉट एवर द ऑडिटर फील्स लाइक ही विल डू दैट। पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, इसके बारे में डिस्कशन थोड़ी देर में हम करेंगे, ठीक है। किस केस में पॉजिटिव ज्यादा अच्छी होती है, किस केस में नेगेटिव ज्यादा अच्छी होती है, वो सब चीजें देखेंगे, समझेंगे, राइट। चलिए, उसके बाद सेंडिंग द रिक्वेस्ट एंड फॉलो अप, तो उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसके बाद उसके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे उनको वहां पे वो एनालाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, ओके। तो बेसिकली ऑडिट कर क्या रहा है, स्टैंडर्ड में बताया क्या जा रहा है, बोले कि सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से हमें यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, वही हम सीख रहे हैं एज एन ऑडिटर, उसको किस तरीके से हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। और जब हमारे पास जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाएगा तो फिर फाइनली हम उसे किस तरीके से इवेल्युएट यहाँ पे करेंगे, ये हम यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में सीख रहे हैं। बिल्कुल आसान सी बात है, तो आपको समझ में आता है प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से ऑडिटर काम कर रहा है और इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी क्लियरली समझ में आता है, राइट। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको आंसर भी ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन क्या आता है कि जब आप एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन कर रहे हैं ऑडिटर भैया, तो आप इन फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखेंगे, राइट। उन फैक्टर्स को आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे को पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट देनी है या फिर हमारे को नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट देनी है, रिटर्न में लेना है, किस तरीके से लेना है कंफर्मेशन, ठीक है। वो सारे किस फैक्टर्स को दिमाग में रखेंगे, तो यहाँ पे है ARFPMMC। ARFPMMC, ए से है assertions being addressed, कौन से assertions को हम टेस्ट करना चाहते हैं, किन assertions के लिए, राइट, अकाउंट बैलेंस, ठीक है, और अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर में हम क्या चेक करना चाहते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्या चीज हम टेस्ट करना चाहते हैं ABCD का, ठीक है। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट assertions ABCD आर बीइंग टेस्टेड थ्रू दी कंफर्मेशन, उसमें क्या चेक करना चाहते हैं हम ABCD से रिलेटेड, उसका राइट चेक करना चाहते हैं, एग्जिस्टेंस चेक करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम डिजाइन करेंगे, ओके। फिर हम देखेंगे कि आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, क्योंकि हमने 315 ऑलरेडी किया होगा और ये 330 को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है स्टैंडर्ड, तो हमारे को पता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, उसको हमने असेस किया है, आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसको किस प्रोसेस से हम उसको और इवेल्युएट करेंगे। सो द ऑडिटर कंसिडर स्पेसिफिक रिस्क इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ कंफर्मेशन प्रोसीजर, कि किस तरीके का प्रोसीजर हमें लगाना है, किस तरीके की रिक्वेस्ट मैं भेजूंगा ताकि मेरा जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो कम हो सके, राइट। फॉर्म, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये हमें देखनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे किस तरीके की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हमारे को भेजनी है। प्रायर एक्सपीरियंस ऑन ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट्स, तो हमारे को अगर कोई एक्सपीरियंस है वो भी हमारा काम आ सकता है टू डिजाइन दी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ओके। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है,
ई फॉर्मेट में रहेगा, वो भी हमारे को हेल्प करेगा किस तरीके के डिजाइन करनी है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव करनी है, नेगेटिव करनी है, ठीक है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है, वो भी हमारे को हेल्प करेगा। मैनेजमेंट ऑथराइजेशन अलाउइंग थर्ड पार्टीज टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू दी ऑडिटर, तो मैनेजमेंट की यहाँ पे कंसेंट जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट मना कर देगा। अभी आपको आगे पैरा में बताऊंगा, ये देखिए सेकंड में लिखा है, मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो मैनेजमेंट मना कर सकता है आपको। तो मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि आप कैसे उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उनसे किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं थर्ड पार्टी से, वो भी यहाँ पे एक फैक्टर होगा दैट विल हेल्प अस इन इनेबलिंग अस टू डिजाइन कि किस तरीके का डिजाइन हमें करना है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का। उसके बाद एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी इज टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, तो हमें अगर नॉलेज है अबाउट दी थर्ड पार्टीज, ठीक है, तो क्या उनकी एबिलिटी है जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम उनसे मांग रहे हैं, बिकॉज एवरी इन्फॉर्मेशन दैट हैज टू बी, जो भी हमें चाहिए that the auditor seeks, it will involve some amount of time and energy from the third parties as well, and we have to understand that whether they are willing to provide that or not, and what is their ability to provide that information in a proper way or not. Okay, sometimes management refuses to allow the auditor to send a confirmation request. इस केस में ऑडिटर क्या स्टेप्स लेगा? अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट अबाउट रीजंस, क्यों रिफ्यूज कर रहे हो भाई, ठीक है, एंड सीक ऑडिट एविडेंस फॉर इट्स वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, कि हाँ अगर मैनेजमेंट मना कर रहा है तो क्या वो वैलिड रीजन है, रीजनेबल है, ठीक है। इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन द ऑडिटर्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, क्या इससे हमारे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, जैसे अकाउंट पेएबल के लिए आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, सब्सिक्वेंट कैश का उनको पेमेंट हुआ है, पेबल्स हैं क्योंकि, इसी तरीके से रिसीवेबल्स हैं तो क्या कैश रिसिप्ट हुआ है सब्सिक्वेंटली, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट्स को, गुड्स रिसिप्ट नोट को चेक करना, रिसीवेबल्स के केस में शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जो हमारी तरफ आए हैं सामान उनको चेक करना। इफ द ऑडिटर कंक्लूड सच मैनेजमेंट रिफ्यूजल एज अनरीजनेबल और द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन audit sufficient and appropriate audit evidence from alternative audit procedures, the auditor shall communicate this with the those charged with governance and determine the implications and report under ऐसे एज पर 705। अब ये मैनेजमेंट मना क्यों करता है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए पैराग्राफ लिखा है, समटाइम्स द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सीक कंफर्मेशन फ्रॉम अ पार्टी फ्रॉम विच द एंटिटी इज हैविंग रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑनगोइंग लीगल डिस्प्यूट, कोई लीगल डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो रहा है तो बोल देगी कि भैया आप अभी इससे कम्युनिकेट मत करो। सम ऑनगोइंग नेगोशिएशन एंड सच रेजोल्यूशन और नेगोशिएशन में बी अफेक्टेड ड्यू टू द अनटाइमली कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, तो कन्फ्रंटेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, कन्फर्मेशन होगा, ओके, कन्फर्मेशन, ओके, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। Example, if management request is found unreasonable, it could be a fraud risk factor under ऐसे 240। अगर हमें लगता है कि मैनेजमेंट हमें जानबूझ के रोक रहा है तो हो सकता है कि मैनेजमेंट वहां पे कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हो, सो इट कैन बी अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर अंडर ऐसे 240। ये फाइनल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है लाइन यहाँ पे जो मैंने बोली है, राइट, लेकिन आपके इंटर के मॉड्यूल में भी लिखा है तो 1 मार्क के अंदर इट कैन बी टेस्टेड, सो आई हैव हाईलाइटेड इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैनेजमेंट मना क्यों कर रहा है, तो वहां पे कोई स्पेसिफिक रीजन होगा जो मैनेजमेंट देगा। ओके, इन सच केसेस द ऑडिटर में ऑल्सो रिवाइजेस असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल एंड मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर एंड प्लान, तो अगर ऑडिट को मना किया जा रहा है तो ऑडिटर अपना रिस्क असेसमेंट भी वहां पे रिवाइज करेगा, उसके बेसिस पे हमारा ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसीजर सब कुछ हम रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन को यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डीप में हम इसको स्टडी करेंगे। पहले पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होता है। पॉजिटिव कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमने डेफिनेशन पढ़ लिया था। अ पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिक्वायर्स द कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई टू द ऑडिटर इन ऑल केसेस। नेचर ऑफ रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है, अग्री विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड और प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, अग्री करते हैं बताना है, डिसअग्री करते हैं बताना है, या फिर प्रोवाइड करनी है। Reliability of evidence, a response to a positive confirmation request ordinarily provides reliable audit evidence, क्योंकि यहाँ पे वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, येस है तो येस है, नो है तो नो है, डिफरेंस है तो डिफरेंस बता रहे हैं, एक्सेप्शन बता रहे हैं।
रिस्क इन्वॉल्व क्या है? देयर इज अ रिस्क दैट द कंफर्मिंग पार्टी में रिप्लाई विदाउट वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें उस वो कितनी करेक्ट है वो पता नहीं है, ठीक है, वो कुछ केसेस में रिस्क हो सकता है। रिस्क रिडक्शन की टेक्निक क्या हो सकती है कि ऑडिटर जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजे तो वहां पे ब्लैंक पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजे, मतलब अमाउंट नहीं लिखे, बोले कि आप बता दीजिए आपका कितना अमाउंट है। The amount or information is not stated and the confirming party is asked to fill in the amount or the furnish the details, तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में रिजल्ट इन लोअर रिस्पॉन्स बिकॉज दे रिक्वायर एडिशनल एफर्ट। तो अगर हम बैलेंस लिख के भेज देंगे तो अगली पार्टी को केवल येस या नो करना है कि हाँ ये मैच होता है या नहीं, लेकिन अगर हम ब्लैंक कर देंगे तो वहां पे उसको अमाउंट लिखना पड़ेगा एंड दिस वुड रिक्वायर सम एडिशनल एफर्ट on part of the third party. So these are some things related to the positive confirmation क्या होती है। नेगेटिव confirmation की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इट प्रोवाइड्स लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, मतलब ये जो ऑडिट एविडेंस है ये थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेस परसुएसिव है, खराब ऑडिट एविडेंस मैं इसको कहूंगा, राइट। द ऑडिटर शैल नॉट यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज द सोल सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस एन असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असेशन लेवल। अगर ऑडिटर को वहां पे आरओएमएस लग रहा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लग रहा है, तो ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिक्वेस्ट को ही यूज नहीं करना चाहिए, उसको कुछ और एडिशनल प्रोसीजर्स को भी वहां पे लगाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। एक्सेप्शन क्या है? व्हेन नेगेटिव कंफर्मेशन कैन बी यूज्ड अलोन, कब ऑडिटर को नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करनी चाहिए? जहां पे लो रिस्क एंड इफेक्टिव कंट्रोल्स लगता है, रिस्क कम लगता है ऑडिटर को, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो एंड वो उसको लगता है कि बहुत अच्छे कंट्रोल्स हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स इज वेरी गुड, ओके। उसके ऊपर उसने SAEE ऑब्टेन किया है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है। लार्ज एंड होमोजीनियस पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस और कंडीशंस हैं, तो वहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन कैन वर्क, ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जहां पे लो एक्सेप्शन रेट, मतलब डिफरेंस आने के चांसेस बहुत ही कम है, लो है या नो है, वेरी फ्यू और नो एक्सेप्शंस, ओके। No reason to ignore the request. The auditor is not aware of any circumstances that would cause recipients to disregard negative confirmation request. The auditor is not aware of any circumstances that may cause recipients to disregard negative confirmation request. तो ये जो है पता नहीं होता ऑडिटर को कि किस केस में वो थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देगी, डिसरिगार्ड कर देगी। मीनिंग ऑफ नॉन रिस्पॉन्स जो है, फेलियर टू रिसीव अ रिस्पॉन्स टू अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट इंडिकेट दैट द रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड। कई बार ऐसा हो सकता है कि उसको रिक्वेस्ट मिली ना हो, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब सब मैच करता है। तो यहां पे हम इसलिए कह रहे हैं कि इट इज अ लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है ये, ओके, लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है, okay। Behavioral aspect of confirming parties are more likely to respond when they disagree with the information and less likely to respond when the information is in their favor, okay। यहाँ पे फिर से मैंने एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस आपको बताने की कोशिश की है, मीनिंग और बेसिस करके, ठीक है। मीनिंग रिक्वायर्स कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई इन ऑल केसेस, यहाँ पे अगर इनकरेक्ट है तो ही रिप्लाई करेंगे। Respond always expected, not expected if the information is correct. More persuasive and reliable, less persuasive. Risk of confirming party may reply without verifying information. Risk क्या है? Ignore the request altogether, देखे ही नहीं वो, ठीक है, और हम समझ लें कि ओके है। नॉन रिस्पॉन्स इज अ कंसर्न एंड मस्ट बी फॉलोड अप। नॉन रिस्पॉन्स डज नॉट इंडिकेट अ करेक्टनेस, तो कोई कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। यूज एज अ सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर बेस्ड ऑन द रिस्क, okay, cannot be used as a sole substantive procedure except in special cases जहां पे रिस्क जो है वो लो है और कंट्रोल्स प्रॉपर है, okay। No specific restrictive conditions there are, okay, allowed only if all conditions are satisfied। low risk है, effective controls हैं, large homogeneous population है, exception का जो रेट है और जो डिफरेंस है वो नो और लो के बराबर है, right। Risk is high, balances are material, controls are weak। risk is low, balances are small and homogeneous। response behavior confirms agreement or provides information। parties usually respond only when they disagree, okay। तो ये हमने देख लिया पॉजिटिव और नेगेटिव में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछता है इंस्टीट्यूट, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, अब फाइनली हमने डिजाइन कर लिया था पहले, ओके, उसके बाद हमने परफॉर्म कर लिया प्रोसेस, ठीक है, उसके बाद हम अब जो है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं,
ओके चलिए, evaluate whether results of external confirmation provide sufficient appropriate audit evidence or further audit procedures are necessary. Okay, classification of results on evaluation of the audit agreement, no exception or responses are good, everything is good, nothing is required. Response ही नहीं आया, auditor needs to perform alternative audit procedure. Unreliable responses आए हैं, not directly received by the auditor, doubt about the integrity और authenticity of the response, इस केस में भी additional procedure जो है वो auditor को परफॉर्म करने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एक्सेप्शन, यानी डिफरेंस है, डिफरेंस. ओके, रिस्पॉन्स डिसएग्री विद द इंफॉर्मेशन इन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ऑडिटर नीड्स टू इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड कॉज ऑफ एक्सेप्शन. किस तरीके का एक्सेप्शन है, कितना अमाउंट का एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शन है, वो यहाँ पे ऑडिटर भैया देखेंगे. अब हमारा इस वाले लेक्चर का लास्ट जो स्टैंडर्ड है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, दैट रिलेट्स टू ऐसे 510, that relates to ऐसे 510 which talks about initial audit engagements, opening balances. ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं. ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस की बात हो रही है. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, समझने वाली बात है, राइट. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस इन एन इनिशियल ऑडिट. नाउ व्हाट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? ओके, opening balance include account balance at the beginning of the period, matters requiring disclosure as contingencies and commitments. If comparative information is presented, ऐसे 710 also applies. तो 710 के अंदर comparative information हम already discuss कर चुके हैं. Now यहाँ पे key definitions जो हैं वो क्या क्या है. तो initial audit engagement क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. जहां पे प्रायर पीरियड ऑडिट हुई ही नहीं थी, वर नॉट ऑडिटेड, पहले ऑडिट नहीं हुई थी, पहली बार ऑडिट हो रही है, या फिर ऑडिट तो हुई थी लेकिन किसी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने की थी, किसी और ऑडिट फर्म ने की थी, किसी और ऑडिटर ने नहीं की थी, किसी और ऑडिट फर्म ने की थी, राइट. आपकी फर्म के किसी और ऑडिटर ने नहीं की थी, ठीक है, किसी और ऑडिटर फर्म ने की थी, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने की थी. अब प्रीडिसेसर ऑडिटर क्या होता है ये जान लेते हैं. Auditor from a different audit firm who audit the prior period financial statements replaced by the current auditor. अब current auditor दूसरा है, यानी आप हैं, और पहले किसी और ने ऑडिट की थी. ओपनिंग बैलेंस क्या है? अकाउंट बैलेंस एग्जिस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. ओके, उस साल के शुरुआत का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, बेस्ड ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रायर पीरियड एंड रिफ्लेक्ट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड इन द प्रायर पीरियड. तो ये ओपनिंग बैलेंस होता है. ओके, तीन मेन डेफिनेशंस है. अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का वो देखते हैं. बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है, छोटा सा स्टैंडर्ड है, प्यारा सा स्टैंडर्ड है, ध्यान से पढ़िएगा. और यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप इजीली आंसर कर पाएंगे. केस में भी घुस के क्वेश्चन आता है, राइट, तो भी आप आंसर कर पाएंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, रिलेट करना होगा. Initial audit engagement में the auditors objected with respect to opening balance is to obtain sufficient and appropriate audit evidence about whether opening balance contain misstatement that can materially affect the current period financial statements, and accounting policy reflected in opening balances have been consistently applied और changes are properly accounted for and adequately disclosed. तो ऑडिटर को देखना है क्या हमारे ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपरली एडिक्वेटली जो चेंजेस थे वो कंसिस्टेंटली हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे ओपनिंग बैलेंसेस, और कोई अगर चेंज हुआ है तो उसे प्रॉपरली यहाँ पे अकाउंट और रिफ्लेक्ट किया गया है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया गया है. ऑडिटर इस केस में हाउ ऑडिटर विल ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस ऑन ओपनिंग बैलेंसेस. ओके, तो वो चेक करेगा कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंसेस, वेदर प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस आर करेक्टली बॉट फॉरवर्ड. ओके, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग टीवी मैच करते हैं ना हम लोग, इसलिए करते हैं, और एडजस्टमेंट्स आर प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड. चेकिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज वेदर ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमारे क्लोजिंग फिगर्स में थी. परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पर यूजिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड. अगर पहले वाले को दूसरे ऑडिटर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया था तो हम उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वहां यूज करेंगे. इवैल्यूएटिंग वेदर करंट पीरियड ऑडिट प्रोसीजर गिव एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस, जिसके अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, अगर ऐसा कोई ऑडिट प्रोसीजर हमारा इस साल का बताता है तो वो हम देखेंगे. परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस को अच्छे से चेक करेंगे, और अगर हमें वहां पे इफ ऑडिटर ऑब्टेन्स
evidence that opening balance contain misstatement that could be materially affect the current period financial statements, the auditor shall perform additional audit procedure as appropriate in the circumstances and determine the effect on current period financial statements. If auditor concludes that such misstatement exists in current period financial statement, the auditor shall communicate it to those charged with governance, management and appropriate management and those charged with गवर्नेंस. अब ऑडिटर जो प्रोसीजर अप्लाई करेगा उसका एक्सटेंट किस पे डिपेंड करेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी फॉलोड है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, नेचर ऑफ बैलेंसेस और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, सिग्निफिकेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस कितना है ऑडिट के अंदर, बहुत रेलेवेंट ओपनिंग बैलेंसेस हैं क्या या नहीं है, तो इतना ध्यान नहीं देगा ऑडिटर. ऑडिटर का जजमेंट है. वेदर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड, अगर प्रायर पीरियड स्टेटमेंट्स की ऑडिट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो यहां पे ऑडिटर देखेगा उसे, उसकी रिपोर्ट को यूज करेगा ऑडिटर की. वेदर प्रीडिसेसर ऑडिटर ओपिनियन वाज मॉडिफाइड, कुछ ओपिनियन मॉडिफाइड थी और उससे रिलेटेड मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्लोजिंग बैलेंस था वहां पे, राइट, और वो इस बार कैरी फॉरवर्ड होकर के ओपनिंग बन गया, तो ऑडिटर के लिए ये एक खतरे की घंटी है, उसको यहां पे देखना पड़ेगा प्रॉपरली, ओके, कि उसका इंपैक्ट करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल तो नहीं है. व्हेन प्रायर पीरियड was audited by predecessor auditor, he will peruse audited financial statements, he will use the previous year auditor's report, review relevant supporting documents. Ordinarily reliance can be placed on closing balance of prior period, okay, except when current audit indicates possible misstatement in the opening balances. ऑडिट प्रोसीजर फॉर डिफरेंट बैलेंसेस यहां पे क्या हो सकते हैं, अब देखिए, करंट असेट्स और लाइबिलिटीज के लिए ओपनिंग रिसीवेबल्स देख लें, पेमेंट ऑफ ओपनिंग पेबल्स देख लें, प्रोवाइड एविडेंस एग्जिस्टेंस राइट कंप्लीटनेस, ये वाले असर्शंस हम यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे. क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑडिट गिव्स लिटिल एविडेंस फॉर ओपनिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ पे ऑडिटर को प्रोसेस जो फॉलो करना पड़ेगा आपको याद है ऐसे 501 के अंदर, राइट. specific consideration for selected items, right, observe physical inventory count, test valuation of opening inventory किस तरीके से वैल्यू की गई है, परफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ टेस्ट, ओके, यहाँ पे इनको एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट, ओके जी, कर लेंगे भैया. फिर नॉन करंट एसेट लाइबिलिटी के केस में एक्सटर्नल कंफर्मेशंस ले सकता है ऑडिटर, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, एग्जामिन करेगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एंट्रीज जो हुई है ईयर एंड के क्लोज पे, वो सारी कट ऑफ एंट्रीज वगैरह को चेक करेगा, ठीक है. Consistency of accounting policies, auditor shall obtain evidence that accounting policies and opening balance are consistently applied and any changes जो भी हैं they have been properly accounted for and they have been disclosed appropriately. If it is not complied with, then qualified or adverse opinion दे देगा ऐसे 705 के अंदर. Reporting implications क्या रहेंगे, केस 1 है unable to obtain sufficient audit evidence, ठीक है, और persuasive उसका impact है, तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा, ओके, डिपेंडिंग अपॉन, आपको पता है ओपिनियन चार्ट हमने ऑलरेडी किया है स्टैंडर्ड 700 के अंदर, राइट, 700 सीरीज के अंदर 705 के अंदर मॉडिफिकेशन में. ओपनिंग बैलेंस कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट नॉट प्रॉपर्ली एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन. डिस्क्लेमर क्यों, क्योंकि ही इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. आई होप आपको यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी. यहाँ पे मेनली जो चीज थी वो थी ओपनिंग बैलेंस होते क्या है, उनके अंदर मिसस्टेटमेंट है, किस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है, हु इज प्रीडिसेसर ऑडिटर एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको यहाँ तक का डिस्कशन समझ में आया होगा. वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हैं, सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वर्ड ऑफ नॉलेज विद योर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके से हम आगे रिवीजन लेक्चर्स जो हैं वो आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए जनवरी में और आगे अटेम्प्ट्स के लिए लेकर के आते रहेंगे, राइट. तो वीडियो को शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव एन ऑसम डे. एंजॉय.